जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्लास नहीं हो सकी तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं आपके लिए, ताकि कल आप इस लेक्चर को सुन लें और फिर जो भी क्वेश्चंस हों फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर सकें। तो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वेव्स हमारे पास दरअसल होती क्या है। सो वेव्स के बारे में हमने सिंपल ये डिफाइन किया था, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट in these types of waves that we are studying right now, these waves require a medium. इनको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ऐसे 14.1 में जिस तरह से वेव को डिस्क्राइब किया गया, उसमें हम फिजिक्स में एक अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, इसको रिपल टैंक कहते हैं। रिपल टैंक का मकसद होता है वेव्स जनरेट करना। इस तरह का हमारे पास एक टैंक होता है, उसको वाटर से फिल अप कर दिया जाता है और उसके साथ ही यहाँ पे हम वाटर के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं इस मोटर के जरिए, और इस डिस्टरबेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है। ऊपर एक लैंप लगाया गया ताकि उसकी लाइट पड़े और आपको वेव बकायदा नजर आए। ठीक है। और उसके साथ ही नीचे एक स्क्रीन लगाई गई है, लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे एक स्क्रीन पे वेव का इमेज बनाएगी। जो भी वेव्स बनेंगी वो आपको नीचे ग्लास स्क्रीन पे नजर आएंगी। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि ये साबित करने के लिए किया गया है कि वेव्स बेसिकली पैदा कैसे होती हैं। तो 14.1 के अंदर जो ये वाला सेक्शन है, यानी यहां से लेकर और यहां तक, इसमें जितनी भी बात कही गई है वो दरअसल आपके वेव प्रोड्यूस होने के हवाले से कही गई है। अगर मैं इसको सारा रीड करूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप खुद से रीड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी बात इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। फिजिक्स यूज waves as a model to explain the behavior of light, sound and electromagnetic radiation. So normally फिजिक्स जो होते हैं वो किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले हम वाटर वेव्स की बात करते हैं, जिसकी मदद से हमें वेव के बिहेवियर का पता चलेगा। और यहीं से जब हम वेव के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर हमें साउंड वेव, लाइट वेव और भी दीगर टाइप्स की जो वेव्स हैं उनके बिहेवियर का भी हमें पता चल सकता है। सो दे आर इजी टू ऑब्जर्व। वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, आसानी से हम उसको देख सकते हैं। Waves are what we see on the sea or lake, but physicists have a more specialized idea of wave. So we can begin to understand this model in the laboratory using a ripple tank. तो उसके लिए रिपल टैंक बनाया गया है। A ripple tank is a shallow glass bottom tank containing a small amount of water. A light shining downwards through the water cast a shadow of the ripples on the floor below, showing the pattern that they make. तो ये हमारे पास दो पैटर्न्स, रिपल्स, इसको इसको रिपल्स कहा जाता है। जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इन्हें रिपल्स कहा जाता है। तो दो तरह से वेव्स हमें नजर आई, एक स्ट्रेट वेव्स और एक सर्कुलर वेव्स, which are produced in different waves. So two patterns of ripples on water. Straight ripples see a model of a broad beam of light. Straight ripples इस तरह की कब प्रोड्यूस होती हैं, और सर्कुलर रिपल्स आर ए मॉडल फॉर लाइट स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ लैम्प। तो ये दो किस्म की वेव्स हमारे सामने यहाँ पे बन रही हैं। वन वे ऑफ मेकिंग रिपल्स on the surface of water in the ripple is to have a wooden bar that just touches the surface of the water. The bar vibrates up and down at a steady rate. This sends equally spaced straight ripples across the surface of water. तो ये जस्ट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं रिपल टैंक के ऊपर। ठीक है। The vibrating bar or dipper pushes water molecules up and down. Each molecule drags its neighbors up and down.
These then start their neighboring, moving, and so on. Each molecule simply moves up and down. Energy is transferred by the wave, but the water molecules remain in the same place after the wave has passed. So a wave transfer energy, but not matter. So a wave is just transfer of energy. इसमें हो क्या रहा है कि एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है, उससे अगले पार्टिकल में, और इस तरह से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हुए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह एक वेव की शक्ल में ट्रांसफर हो रही है. So how can these patterns of ripples be a model for the behavior of light? The straight ripples are like a beam of light. So ये यहाँ पे इसमें जो प्राइमरी क्वेश्चन है इस टॉपिक में वो ये है कि जो रिपल्स का पैटर्न है जो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर से लाइट आ रही है, इससे हमें लाइट वेव के बारे में क्या पता चल सकता है. तो अगर इसमें स्ट्रेट रिपल्स बन रही हैं, स्ट्रेट इस तरह की लाइनें बन रही हैं स्क्रीन पे, तो ये कहेंगे कि हमारे पास लाइट एक बीम की शक्ल में आ रही है. The ripples move straight across the surface of the water just as light from the sun travels in straight line. The circular ripples spreading out from a vibrating dipper are like light spreading out from a lamp. In this chapter, we'll use waves in the ripple tank as a model to help us understand the behavior of light and sound waves. और अगर यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाइट जो है वो पूरे वाटर के ऊपर स्प्रेड आउट कर गई है और वो फिर रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स क्रिएट कर रही है. सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं बहुत आसान से. अब हम आगे चल के जब हम वेव को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो हम इस तरह की एक डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से हम वेव को डिस्क्राइब करेंगे. हालांकि ये थ्योरेटिकल डायग्राम है और इसको जैसे कि नीचे लिखा हुआ है साइड वे व्यू, इसको साइड वे व्यू कहते हैं. यानी वही वेव जो कि आपको रिपल टैंक में ऊपर से इस तरह की नजर आ रही है, अगर हम उसको साइड वे से देखें तो हमें ये इस तरह से नजर आएगी. तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इसको भी हमने समझना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फिर इसके फार्मूले, फिर वेव स्पीड, फिर वेव्स एंड एनर्जी, और फिर आगे आ जाएंगे इसकी टाइप्स. लेकिन टाइप्स तक पहुंचने से पहले हमें वेव के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जानी चाहिए. तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें समराइज करके बता देता हूं. तो जो हमारे पास इस वक्त वेव जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये दरअसल हमारी फिजिकल वेव्स है. ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे वेव ड्रॉ की है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है फिजिकल वेव की. ठीक है. और फिजिकल वेव्स वो होती हैं जिसमें हमें एक मीडियम चाहिए होता है, हवा, पानी, कुछ भी, जिसमें वेव हम बना सकें. सो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं वेव लेंथ की. तो इसमें ये हमारे पास टॉप पे जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्रस्ट है, और जो बॉटम में आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास ट्रफ है. मैं फिर से बता देता हूँ, ये ऊपर वाला अपर पोर्शन है, इसको क्रस्ट कहते हैं, और ये जो डाउनवर्ड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं ट्रफ. तो इसी तरह अ वेव कैन बी डिस्क्राइब एज ए सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. ऊपर वाले सारे क्रस्ट है, ये हो गया ये और ये, और नीचे वाले सारे ट्रफ है. सो अब हम इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेवलेंथ. जी, वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज वेवलेंथ? तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ.
और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है इसको भी वेवलेंथ कहते हैं, और इसको डिस्क्राइब किया जाता है एक खास किस्म के सिंबल से जिसको लैम्ब्डा का कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज ए लैम्ब्डा। तो ये वेवलेंथ है। अब मैं आपके सामने दो वेव ड्रॉ करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी कम है, और इससे वेव के बिहेवियर पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अब ये देखिए, इसकी वेवलेंथ आप देखें, उसके मुकाबले में ये एक और वेव है। अब आप दोनों की वेवलेंथ का कंपैरिजन कर लें, इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ से वेव के बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है इसको हम आगे चल के सीखेंगे, तो हमें फिलहाल इस टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स एज वेल। उसके बाद जो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि ये मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से लेकर इसके पीक तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से वेवलेंथ कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम होने से वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। अच्छा जी, तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड के बाद हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट होता है साइकिल का, यानी इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक हमारे पास जो एक साइकिल बन जाता है। जैसे अब मैं इसको दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ, ये हमारे पास एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसी तरह उसके बाद वेव आगे बढ़ेगी तो अगला साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी तरह वेव आगे जाएगी तो अगला साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साइकिल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा तो टोटल्स में मैंने 3 साइकिल्स ड्रॉ किए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक टाइम के साथ है, यानी हम 1 सेकंड का वक्त देखेंगे कि 1 सेकंड के वक्त में फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से कितने साइकिल पास होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेव पास हो रही है इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास ये वेव इसमें से पास हो रही है इस तरह से। तो जब इसमें से एक साइकिल गुजरेगा, दूसरा साइकिल गुजरेगा, तीसरा साइकिल गुजरेगा, और फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड के वक्त में 3 साइकिल यहां से गुजर जाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 साइकिल्स पर सेकेंड। 3 साइकिल्स पर, यानी 1 सेकंड में 3 साइकिल्स हैं। उसके मुकाबले में ये मेरे पास एक और वेव है, इसकी आप देख सकते हैं इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने से अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या असर पड़ेगा, जब इसको इस पॉइंट से गुजारेंगे तो 1 सेकंड में हो सकता है कि एक ही साइकिल पास हो, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 साइकिल पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी को साइकिल पर सेकेंड इसका यूनिट है, उससे मेजर किया जाता है। तो नॉर्मली जब भी हमें इस तरह की कोई वेव नजर आती है हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जब भी हमें कोई इस तरह की वेव नजर आती है हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो आगे चल के हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने से वेव के ऊपर क्या असर पड़ता है। इसी तरह अब हम बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जिसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कहते हैं कि हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होने में एक वेव कितना टाइम ले रही है, ये उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। और हमारे पास जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का वो है 1/t, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करेंगे आगे चल के इसी चैप्टर के ऊपर कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्यों है। आखिर में वेव स्पीड की बात करेंगे कि अगर आपने वेव की स्पीड फाइंड करनी है, सो उसका एक फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेम्टा। ये फार्मूला कैसे आया, इस फार्मूले को बाकायदा प्रूफ किया गया, और वो हमारे पास सिंपल स्पीड का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो इफ वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1/t मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो वेव के अंदर जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होती है। तो डिस्टेंस, इफ यू रिप्लेस डिस्टेंस विद लैम्डा and if you replace 1/t
with f, so it will become v is equal to f lambda. So this is the primary formula that we are going to use to find the speed of the wave. तो अब तक मैं आपको मल्टीपल चीजें बताई, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, और इसके अलावा टाइम पीरियड क्या होता है, और वेव की स्पीड क्या होती है। इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए आपने यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा पढ़ लेना है, और फिर कुछ पॉइंट हाईलाइट करने हैं जहां पे फिर मैं आपको इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, मेरी कोशिश होगी कि हम डायरेक्ट जंप करेंगे ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर। ये फिजिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये क्या होती हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा 14.2 शुरू होगा। तो कल का जो हमारा टारगेट ये है कि हमने किसी तरह से 14.1 को हर हालत में कंप्लीट करना है, ताकि हम 14.2 को स्टडी कर सकें। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 14, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। इसको आपने पहला सेक्शन कंप्लीट करके, और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनकी एक लिस्ट बना के नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझसे डिस्कस करना है, फिर हम उसके हवाले से उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।